लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने है ना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कंप्लीट किया था, सर्विस कॉस्टिंग कंप्लीट किया था चैप्टर। आज वाली क्लास में हम एक और थोड़ा सा आसान सा चैप्टर है, आज वाली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में तुमने जो भी पढ़ा ना वो सब यहां पे भूल जाओ, यहां पे वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, आज वाली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग का मतलब है देखो वर्ड समझना, जॉब जब कोई भी काम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कंप्लीट किया जाता है ना, एक एक यूनिट्स बनाई जाती है। तो जब भी कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की एक एक यूनिट ही बनाई, जैसे जैसे तुम्हारी एक एक क्लास ही हो सकती है एक बार में। जैसे कोई मान लो कि है ना टेलर अगर कपड़ों की सिलाई कर रहा है तो एक बार में वो एक शर्ट की ही सिलाई कर सकता है। ठीक है, तो वो एक साथ दो दो तीन तीन चार चार शर्ट लेके एक साथ नहीं बैठ सकता है वो टेलर जब सिलाई कर रहा है, या बैठ सकता है? बैठ सकता है कि टेलर जब शर्ट की सिलाई कर रहा है तो एक साथ दो दो तीन तीन चार चार शर्ट लेके बैठा हुआ है? नहीं। तो मतलब वो केवल एक ही शर्ट की सिलाई कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा फिर जॉब। जैसे कि समोसे बनाने वाला एक एक करके ही समोसे बनाता है या एक साथ बहुत सारे बना लेता है, तो फिर उसको बोला जाता है बैच। ठीक है, तो जॉब जब कोई भी जॉब या कोई भी टास्क सिंगल सिंगल यूनिट करके या यूनिट वाइज कंप्लीट किया जाता है तो उसको बोला जाता है जॉब। और कॉस्टिंग का मतलब क्या है? उस जॉब में होने वाले खर्चों का स्टेटमेंट बनाना है तुम्हें, उस पर्टिकुलर जॉब में जो भी तुमने खर्चे किए हैं उनका स्टेटमेंट बनाना है। तो जॉब कॉस्टिंग, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं जॉब कॉस्टिंग, तो ये है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक जॉब्स। ठीक है, स्पेसिफिक जॉब के लिए तुम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हो। अच्छा, यहां पर जैसे है ना, अभी हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया था तो हमने फिक्स्ड और वेरिएबल रखा था। यहां पर जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट चलता है ना वो ऐसे चलता है, सबसे पहले सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, सबसे पहले सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस जिनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको भी हम ओवरहेड बोलते हैं, और लास्ट में किए जाते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यहां पर जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट चलेगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में चल रहा था फिक्स कॉस्ट, फिर हम सारी फिक्स कॉस्ट ऐड करते थे, फिर वेरिएबल कॉस्ट वो सारी ऐड करके लास्ट में हम प्रॉफिट ऐड करके सेल्स, कलेक्शन, रेंट, ये सब चीजें यहां पर कैलकुलेट करते थे। तो यहां पर जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट चलेगा वो कुछ इस तरह से चलेगा, जहां पर हमें पहले सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तीन कैटेगरी होती है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, तो ये सारे सब मिलकर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे यहां पर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इतना। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें तुम्हारे मॉड्यूल में भी बता देता हूं। मॉड्यूल में देखो, हाँ एक मिनट नोट डाउन कर लेना, जैसे ऊपर जॉब्स वगैरह का नाम लिख दिया जाएगा, किस जॉब कौन से कस्टमर के लिए हम कर रहे हैं, यहां पर ये सब चीजें आ जाएगी। उसके बाद देखो कॉस्ट में देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद देखो फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस,
ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस वाले एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस की हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। सो सिंपल क्या करना है हमें, हमें क्वेश्चन में दिए होंगे अलग अलग एक्सपेंसेस, हमें हमारी स्पेसिफिक जॉब के लिए वो सारे एक्सपेंसेस निकालने हैं और उनका एक स्टेटमेंट बना देना है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां पर कुछ प्रैक्टिकल है नहीं। यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। हो जाए तो बता देना एक बार, ये वाला हो गया ऊपर वाला कंप्लीट तुम्हारा, सबका हो जाए तो बता देना। हो गया कंप्लीट। चलो हम स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैं इसका पेज नंबर भी एक बार बताता हूं। हम स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर है इसका 302। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 302 पर है ये क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 302, 302। ठीक है। फिलहाल देखो हमें एक डेटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इस क्वेश्चन का भी नेक्स्ट पार्ट भी है, मैं अभी बताता हूं तुम्हें, पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको समझा देता हूं। एक जॉब है जिसका नंबर है 9669, हमें सिर्फ इस जॉब के लिए कॉस्ट शीट बनानी है। ठीक है, इस जॉब नंबर दिया हुआ है 9669, इसके लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी है। अब नीचे ध्यान से देखो, हमें यह पता है कि इस जॉब को कंप्लीट करने में कितने रुपए का मटेरियल लगा, हमें यह पता है कि इस जॉब को कंप्लीट करने में कितने रुपए का डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस लगा, और हमें यह पता है कि इस जॉब को कंप्लीट करने में डिपार्टमेंट ए ने 10 घंटे काम किया, डिपार्टमेंट बी ने 4 घंटे काम किया और डिपार्टमेंट सी ने 8 घंटे काम किया। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट की जगह मान लो कि तुम्हारी कितनी क्लासें चल रही, 5 क्लास चल रही, 6 क्लास चल रही, 4 क्लास चल रही, आज 4 है, चलो फिर भी 5 क्लास चल रही फॉर एग्जाम्पल मान लो। ठीक है, तो कॉस्ट की क्लास जैसे 1 घंटे चली, डीटी की क्लास 1 घंटे चली, आईडीटी की क्लास 1 घंटे चली, तो ये कुछ इसी तरह से है। और क्लास एक ही कंप्लीट हुई है इंटर की। ठीक है, तो हमारी जॉब को कंप्लीट करने में टोटल, हमारी जॉब कंप्लीट होने में टोटल 22 घंटे का टाइम लगा। हमारी जॉब कंप्लीट होने में टोटल 22 घंटे का टाइम लगा, जिसमें से 10 घंटे डिपार्टमेंट ए को लगे, 4 घंटे डिपार्टमेंट बी को लगे एंड 8 घंटे डिपार्टमेंट सी को लगे। टोटल कितना टाइम लगा? टोटल टाइम लगा 22 घंटे का। और हर एक डिपार्टमेंट कितना चार्ज कर रहा है? 25 पैसे पर आवर, तो टोटल 5 रुपए 50 पैसे वेजेस हो गई हमारी। अच्छा, ये डायरेक्ट हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। ठीक है, आगे देखो, प्राइम कॉस्ट में हमने डायरेक्ट 33% ऐड कर दिया, यानी एक तरह से ये हमारे ओवरहेड्स है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट में हमने डायरेक्ट 33% हमारे ओवरहेड ऐड कर दिए और ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ और भी डेटा है। ये तो हमारी जॉब में जो जो खर्चा हुआ वो दिया हुआ है यहां पर। अब हमें क्वेश्चन में दूसरा डेटा भी दिया हुआ है, वो डेटा ये रहा। देखो ये डेटा क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, पी एंड एल स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये जो पी एंड एल स्टेटमेंट में मटेरियल यूज दिया हुआ है ना, ये उस जॉब के लिए नहीं है, ये जो मटेरियल यूज दिया हुआ है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया हुआ है। लास्ट ईयर हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने 77,500 रुपीज का मटेरियल यूज किया। डिपार्टमेंट ए वालों को हमने कितनी वेजेस दी? 5,000। डिपार्टमेंट बी को हमने दी 6,000। डिपार्टमेंट सी को दी 4,000। फैक्ट्री ओवरहेड भी अलग अलग लगे, सेलिंग ओवरहेड भी अलग अलग लगे यहां पर। अब देखो सुनो, प्रॉब्लम क्या है, जब तुम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट का स्टेटमेंट देख रहे हो तो वहां पर प्राइम वाला स्टेटमेंट भी है अलग, और वहां पे अलग से ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं।
जब तुम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ना, तो प्राइम कॉस्ट का भी अलग से स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो ये दोनों मिलाकर बन रही है प्राइम कॉस्ट, और ये हमें दिए हुए हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये हमें दिए हुए इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखना। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में तुम्हें डायरेक्ट कॉस्ट का अलग से डेटा दिया हुआ है और इनडायरेक्ट कॉस्ट का अलग से डेटा दिया हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन जब तुम हमारी जॉब के लिए देखते हो, तो हमारी जॉब के लिए सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट का अलग से डेटा दिया हुआ है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को तो उसने एक साथ ऐड करके यहां पे बोल दिया 5 रुपए 86 हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट को तो उसने एक साथ ऐड किया, ना उसने इसको फैक्ट्री ओवरहेड में कन्वर्ट किया, ना उसने इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कन्वर्ट किया। उसने एक साथ ही ऐड करके बोल दिया 5 रुपए 86 का इनडायरेक्ट कॉस्ट लग गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स लग गए हमारे, और हमारी टोटल कॉस्ट ही आ गई। अब एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट ये एक मिस्टेक है। मिस्टेक कैसे है? मान लो अगर हमें यहां पर ये नीचे डेटा दिया हुआ ही नहीं रहता, ये हमें डेटा दिया हुआ ही नहीं रहता, तब तो हम ये मान लेते कि ठीक है इसने 33% प्राइम कॉस्ट पे लगा दिया तो ठीक है। लेकिन अभी हमें नीचे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। क्या कभी भी हम ऐसे पढ़ते हैं क्या, जैसे कि हमने अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कंप्लीट की, तो हमने ऐसे किया क्या कि सारी सारी फिक्स कॉस्ट तो हमने अलग अलग करके लिखी, फिक्स कॉस्ट अलग अलग करके लिखी, भाई डेप्रिसिएशन इतना लगा, ड्राइवर की सैलरी इतनी लगी, कंडक्टर की सैलरी इतनी लगी, सारी अलग अलग करके लिखी। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट लिखने का नंबर आया, तो हमने ऐसा किया क्या कि सारी वेरिएबल कॉस्ट एक साथ लिख के हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, या हमने वेरिएबल कॉस्ट को ऐसा लिखा कि फिक्स कॉस्ट का 50% वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसा कुछ किया। तो हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को भी सारी अलग अलग हेडिंग डाल के अलग अलग एंट्रीज डाली। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, तभी तुम सही स्टेटमेंट बना रहे हो। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि फिक्स कॉस्ट को अलग कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर रहे हो, तभी तुम सही स्टेटमेंट बना रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, ऐसा कर रहे हो, इवन तुम्हें डेटा जो दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड का अलग से दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अलग से डेटा दिया हुआ है, तुम्हें डेटा अलग से दिया हुआ है, लेकिन तुम उन सबको क्या कर रहे हो, अलग अलग डेटा को कंसीडर नहीं करके उस सारे डेटा को एक साथ कंपाइल करके डायरेक्ट लिख देते हो ना, तो ये गलत है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि इस हमारे पास यहां पर 4 रूम्स है, 4 क्लासरूम है, तुम्हारा वाला एक क्लासरूम है, बाकी तुमने और क्लासरूम भी यहां पर देख लिए होंगे। अच्छा, क्या सारे क्लासरूम शेप साइज में एक जैसे ही है या डिफरेंट है, अलग अलग है? मान लो लाइट का बिल आ रहा है 1000 रुपए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 क्लासरूम करके हम हर क्लासरूम से 250 रुपए बिजली का बिल ले रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं है ना, नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि किस रूम में कितनी लाइट यूज की जा रही है, ठीक है, किस रूम में कितना एरिया है, हम उसके बेस पर निकाल सकते हैं सारी कैलकुलेशन। लेकिन यहां पे क्या कर रखा है, इसने ऐसा नहीं किया, यहां पे बोल दिया 33%, बात खत्म। कितना उसमें फैक्ट्री है, कितना उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसने इसके बारे में बात ही नहीं की। तो हमें क्या करना है, सिंपल, हमें इस सारे, हमारी जो जॉब है ना, हमारी जो जॉब है, ये सिर्फ जॉब के बारे में बात की जा रही है, हमारी जॉब की कॉस्ट को हमें रिवाइज करना है। हमारी जॉब की जो कॉस्ट लग रही है ना ऊपर, देखो सुनो, मेरे को है ना प्राइम कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम कॉस्ट बेस्ट है। 12 रुपए 8 पैसे मटीरियल, डायरेक्ट लेबर 5 रुपए 50 पैसे, टोटल हो गया 17 रुपए 58 पैसे प्राइम कॉस्ट। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है इस चीज से कि इसने इनडायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट 33% ले लिया, जबकि नीचे इनडायरेक्ट कॉस्ट में 2 हेड है, फैक्ट्री ओवरहेड भी है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है, और इसको लेना चाहिए था, फैक्ट्री ओवरहेड को अलग से लिखना चाहिए था और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अलग से लिखना चाहिए था। हो सकता है 5 रुपए 86 पैसे ही आ जाए, हो सकता है, लेकिन यह गलत तरीका है जब तुम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखते हो। मुझे क्या करना है, बस इसको है ना सुधारना है, इसको बेसिकली रिवाइज करना है। लिखूंगा तो मैं सब कुछ लिखूंगा, मैं प्राइम कॉस्ट में मटेरियल लेबर सब कुछ लिखूंगा, लेकिन ये जो 33% प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है ना, मेरे को इसको सही करना है, यहां पर इसको सुधारना है। तो सबसे पहले ऊपर जो भी कॉस्ट हमें दी हुई है उन सबको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर की फिगर को यूज करते हुए। उसके अलावा मेरे को मेरी जॉब के लिए कॉस्ट शीट बनानी है और उसमें 10% प्रॉफिट भी ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है,
मैं थोड़ा सा इसकी साइज कम कर देता हूं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है। मैंने जो तुम्हें यहां पर समझाया कि इस क्वेश्चन में जो जॉब की कॉस्ट शीट दी हुई है, जॉब की कॉस्ट शीट, एक तो नीचे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट शीट है और ऊपर दी हुई है जॉब की कॉस्ट शीट। जॉब की कॉस्ट शीट में मुझे जो प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें वो समझ में आ रही है कि यहां पर क्या प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें? प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि इनडायरेक्ट को इसने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, 33% कैसे लिख दिया, ये गलत तरीका है, ठीक है। मेरे को इसको सही करना है। तो चलो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर तो लिख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 302, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 302, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 302। फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन कर रहे हैं सबसे पहले, फिर हम सेलिंग की कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद में। अच्छा मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे, ऐसे लिख रहा हूं आवरली बेसिस। मैं रीजन बताता हूं आवरली बेसिस क्यों। क्योंकि हमारी जॉब 10 घंटे डिपार्टमेंट ए में काम कर रही है, 8 घंटे डिपार्टमेंट बी में काम कर रही है, 4 घंटे डिपार्टमेंट सी में काम कर रही है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। तो वहां पर हमारी जॉब आवरली गिवन थी, इसलिए मैं इसको आवरली फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा पहले है ना, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट है, पहले ये सब कैलकुलेशन समझ लेना कि हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। नोट डाउन, मैं तुम्हें टाइम दूंगा नोट डाउन करने का, तुम आराम से नोट डाउन कर लेना। अच्छा सबसे पहले ये तो कर लो, तुम एक टेबल तो ड्रॉ कर लो, 3 बराबर बराबर साइज के कॉलम बना लो तुम लोग। टेबल तो बना लो, 3 बराबर बराबर साइज के कॉलम बना लो। अच्छा 3 इक्वल साइज के कॉलम है, पहला डिपार्टमेंट ए के लिए बनेगा, फिर डिपार्टमेंट बी के लिए बनेगा, फिर डिपार्टमेंट सी के लिए बनेगा। मान लो 2 ही डिपार्टमेंट होते तो ए और बी, 4 डिपार्टमेंट होते तो 4 कॉलम हो जाते, ए बी सी डी इस तरह से चलता। तो सबसे पहला कॉलम बन रहा है हमारा डिपार्टमेंट ए के लिए, ठीक है। फिर बन रहा है डिपार्टमेंट बी के लिए, और फिर बनेगा डिपार्टमेंट सी के लिए। ध्यान से समझना कैलकुलेशन, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। डिपार्टमेंट ए की हमें डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, डिपार्टमेंट ए की हमें डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, कितनी दी हुई है ऊपर, 5,000 रुपए। डिपार्टमेंट ए में हमने पूरे साल में 5,000 रुपए खर्च किए, ठीक है, पूरे साल, क्योंकि पूरे साल का अकाउंट दिया हुआ है ये। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ए पूरे साल में हमने 5,000 रुपए खर्च किए। दिक्कत? अच्छा डिपार्टमेंट ए में 1 घंटे का चार्ज कितना किया जाता है? ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ, तीनों डिपार्टमेंट ही 25 पैसे पर आवर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वेज रेट, इसको बोला जाता है वेज रेट। रेट कितनी चल रही है? रेट चल रही है 25 पैसे पर आवर, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, डिपार्टमेंट ए 1 घंटे काम करने का, 1 घंटे काम करने का 25 पैसे चार्ज करता है। डिपार्टमेंट ए 25 पैसे चार्ज करता है अगर वो 1 घंटे काम करते हैं तो डिपार्टमेंट ए ने टोटल कितना चार्ज किया? 5,000 रुपए चार्ज किए। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि उन लोगों ने कितनी देर तक काम किया होगा? उन लोगों ने कितनी देर तक काम किया होगा?
अच्छा तुमने बचपन में वो किया है ना, वो ये वाला 25, 1 घंटे का चार्ज किया जा रहा है, 1 घंटे का चार्ज किया जा रहा है 25 पैसे। तो नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, 25 पैसे इधर आएगा। 25 पैसे चार्ज किए जा रहे हैं 1 घंटे के, तो 5,000 रुपए, ठीक है, चार्ज किए जाएंगे। तो ऐसा करते हैं 1 घंटे डिवाइडेड बाय 25 पैसे इंटू 5,000 रुपए, इस तरह से किए जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, मैं तुम्हें यहां पर वो कैलकुलेशन लिख के बता देता हूं, वर्किंग आवर्स निकल के आएंगे इससे हमारे। देखो मेरे को यहां पर कैलकुलेट करना है वर्किंग आवर्स, ध्यान से देखना वर्किंग आवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल पेमेंट हमने किया 5,000 रुपए का, और 1 घंटे का पेमेंट है 25 पैसे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 घंटे हो जाएंगे। यानी डिपार्टमेंट ए ने कितने घंटे काम किया, 20,000 घंटे काम किया। डिपार्टमेंट ए ने काम किया 20,000 घंटे, 1 घंटे के हम 25 पैसे पे कर रहे हैं, और तो टोटल हम कितना पे कर देंगे, 5,000 रुपए पे कर देंगे। डिपार्टमेंट ए ने काम किया 20,000 घंटे, 1 घंटे के हम 25 पैसे पे कर रहे हैं, तो टोटल हमारा पेमेंट 5,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे हमने डिपार्टमेंट ए के लिए कैलकुलेशन किया ना, ऐसी ही कुछ कैलकुलेशन डिपार्टमेंट बी के लिए होगी। डिपार्टमेंट बी की डायरेक्ट वेजेस कितनी है, डिपार्टमेंट बी की डायरेक्ट वेजेस है 6,000 रुपए। डिपार्टमेंट बी की डायरेक्ट वेजेस है 6,000 रुपए। अच्छा डिपार्टमेंट बी की रेट क्या है, किस हिसाब से चार्ज करता है डिपार्टमेंट बी, 25 पैसे पर आवर के हिसाब से चार्ज करता है। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स कितने हो जाएंगे, वर्किंग आवर्स हो जाएंगे 24,000। देखो कैसे निकाला, टोटल है 6,000 रुपए डिवाइडेड बाय 25 पैसे पर आवर, तो ये हो जाएगा 24,000 आवर्स। और ऐसे ही डिपार्टमेंट सी के लिए भी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट सी की मैं पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन मैं उस तरह से सॉल्व करके तुम्हें बता रहा हूं जैसा तुम एग्जाम में लिखकर आने वाले हो। तो डायरेक्ट वेजेस है 4,000। अच्छा ये वाला डिपार्टमेंट भी 25 पैसे के हिसाब से चार्ज करता है। दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? अब सुनो, मैं इसका रीजन बताता हूं कि मैंने इसकी आवरली कैलकुलेशन क्यों की। रीजन ये है कि हमारी जो जॉब थी ना 9669, डिपार्टमेंट ए ने 10 घंटे काम किया, डिपार्टमेंट बी ने 4 घंटे किया, और डिपार्टमेंट सी ने 8 घंटे किया। ऐसा ही दिया भाई 10 4 8। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे डिपार्टमेंट पर, सारे डिपार्टमेंट, ध्यान से देखना, ए ने 10 घंटे, बी ने 4 घंटे, सी ने 8 घंटे, क्या सारे डिपार्टमेंट पर फैक्ट्री ओवरहेड एक जैसा आने वाला है क्या? तुम्हारी क्लास 10 घंटे चल रही है, दूसरी क्लास 4 घंटे चल रही है, तीसरी क्लास 8 घंटे चल रही है, तीनों क्लास में बिजली का बिल एक जैसा आने वाला है क्या? अलग अलग ही आएगा ना। इसने क्या कर दिया, इसने बोल दिया 33%, इससे अलग अलग नहीं किया। 3 डिपार्टमेंट है ना, एक डिपार्टमेंट का कर दिया 33%, जबकि किसी डिपार्टमेंट ने ज्यादा घंटे तक काम किया है, किसी डिपार्टमेंट ने कम घंटे काम किया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग काम किया है ना, तो उनके खर्चे भी अलग अलग होने चाहिए। तुम्हारी क्लास 10 घंटे चल रही है, तुम्हारा बिजली का बिल ज्यादा आएगा। फाउंडेशन की क्लास 4 घंटे चल रही है, उनका बिजली का बिल कम आएगा। जबकि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, बिजली का बिल जितना आ रहा है उसका आधा आधा करके इंटर में भी डाल दिया, फाउंडेशन पे भी डाल दिया। ये गलत तरीका है। ठीक है, तो यहां पर है ना, कोई डिपार्टमेंट 10 घंटे काम कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट 4 घंटे कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट 8 घंटे कर रहा है। तो हम ये पता लगा रहे हैं कि टोटल कितने कितने काम
काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ए टोटल 20,000 घंटे काम कर रहा है पूरे साल में, डिपार्टमेंट ए 20,000, बी 24,000, डिपार्टमेंट सी 16,000 घंटे काम कर रहा है। उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं उन डिपार्टमेंट में कितने कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स लग रहे हैं, उन डिपार्टमेंट में कितने कितने फैक्ट्री ओवरहेड लग रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की ना। ध्यान से देखना, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ध्यान से समझना है यहां पर। डिपार्टमेंट ए में कितने लग रहे हैं, अच्छा ये 2500 रुपए तो टोटल है ना, ये 2500 रुपए तो टोटल है, और ऊपर हमें दी हुई है कॉस्ट आवरली, तो हम इसको आवरली कन्वर्ट कर दें। अगर 2500 रुपए टोटल है और डिपार्टमेंट काम कर रहा है 20,000 घंटे, अगर 2500 रुपए टोटल है और डिपार्टमेंट काम कर रहा है 20,000 घंटे, तो आवरली कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 0.125 पर आवर। अब ऊपर 10 घंटे था ना, तो इंटू 10 घंटे कर देंगे, ऊपर 4 घंटे था तो नेक्स्ट वाली को इंटू 4 घंटे कर देंगे, डिपार्टमेंट सी 8 घंटे था तो इंटू 8 घंटे कर लेंगे। दोबारा से समझना इस चीज को, तुम्हारी क्लास 10 घंटे चल रही है, फाउंडेशन की क्लास 4 घंटे चल रही है, दोनों डिपार्टमेंट्स पर बिजली का जो खर्चा है ना वो अलग अलग आना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए कि जितना बिल आया तुमने दोनों क्लास को आधा आधा बांट दिया, ठीक है। कन्वीनियंस वाली बात अलग है, कन्वीनियंस वाली बात अलग है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक रूम लेके रह रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड है ना महीने में 15 दिन अपनी जॉब की वजह से बाहर रहता है, और तुम जॉब तुम्हारी होम सिटी में ही है तो तुम उसी रूम में रहते हो, ठीक है। अच्छा, जब रेंट पे करने की बात आएगी तो दोनों आधा आधा रेंट पे करोगे, क्या वो सही है, नहीं है, टेक्निकली सही नहीं है। जबकि तुम रूम को ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो ना तो तुम्हें ज्यादा पे करना चाहिए, और मान लो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, रूम पर कम रहता हूं तो मैं कम पे करूंगा, लेकिन अब क्या होगा, झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो फिर तुम जोड़ बाकी गुणा भाग करना शुरू करोगे, और जितना ज्यादा जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन मुश्किल होती जाएगी। तो तुम क्या करते हो फिर बचने के लिए, बोला ठीक है आधा आधा कर ले, खत्म कर, ठीक है। जैसे मान लो तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कुछ दोस्त, अब सारे दोस्त एक जैसा खाना तो नहीं खा रहे ना, एक दोस्त बोलता है कि ना, जैसे मान लो ठंड के अंदर लोगों को दही खाना कम पसंद है, ठीक है, मेरे को पसंद है दही खाना, बाकी सब दोस्त दही रायते के लिए मना कर रहे हैं, मैंने बोला रायता लेकर आओ, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जब बिल आएगा तो मान लो 2,000 रुपए का बिल बना और हम 5 दोस्त खाना खा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, 2,000 डिवाइड बाय 5, 400 रुपए सबके पाती में आएंगे। लेकिन क्या सही किया क्या हमने, ये मैंने तो रायता खाया अलग से मंगा के, बाकी किसी ने भी नहीं खाया उस रायते को, तो करना क्या चाहिए था, रायते वाला हटा देना चाहिए था, और फिर बाकी बचे हुए को डिवाइड बाय 5 करके फिर रायते वाला मेरे में जोड़ देना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था। अच्छा, फिर मैं झगड़ा करता, फिर मैं ये झगड़ा करता कि भाई तुमने 2 पनीर लिए थे, मैंने तो एक ही लिया था, ठीक है, तुमने 20 ग्राम ग्रेवी ली थी, मैंने 8 ग्राम ही ग्रेवी ली थी। तो ऐसे झगड़ों से बचने के लिए तुम क्या करते हो, झगड़ा खत्म, सबके पास डिवाइड बाय 5, सबको बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है एज फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, जैसे एक बात सोचो, मान लो कि है ना, तुम ये चीज समझते हो कि एक टेलर जब कोट की सिलाई करता है, शर्ट की सिलाई करता है, पैंट की सिलाई करता है, तो तीनों का एक जैसा चार्ज रखता है या अलग अलग चार्ज करता है, अलग अलग, कोट के अलग, पैंट के अलग, शर्ट के अलग, ऐसा ही। रीजन, किसी में ज्यादा काम, अच्छा किसी में ना स्टिचिंग में ज्यादा टाइम लगता है, किसी में टेलरिंग में ज्यादा टाइम लगता है, किसी जॉब में कटिंग में ज्यादा टाइम लगता है, और वो लास्ट में बता देता है कि भाई ठीक है कि कोट के मिलेगा मान लो 1,000 रुपए लेगा, शर्ट के लेगा 600 रुपए लेगा, पैंट के लेगा 800 रुपए लेगा, इस तरह से चार्ज करता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ध्यान से समझना, टेलर ये कोशिश कर रहा है कि जिस जॉब में ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं उसमें ज्यादा चार्ज करे, और जिस जॉब में कम एफर्ट्स लग रहे हैं उसमें कम चार्ज करे। लेकिन अगर मान लो वही टेलर ऐसा बोले कि तुम शर्ट सिलाओ, कोट सिलाओ, पैंट सिलाओ, 1,000 रुपए, झगड़ा ही नहीं है हमारा, अब वो गलत कर रहा है, अब वो ये गलत कर रहा है। वो कैसे गलत कर रहा है, जैसे कि तुम बस में बैठ के जाते हो तो हर एक सवारी से एक जैसा पैसा चार्ज किया जाता है या अलग अलग चार्ज किया जाता है, जो सवारी पहले उतरेगी उससे कम चार्ज किया जाएगा, जो सवारी बाद में जाके उतरेगी उससे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। बस वाला ये चाहता है कि झगड़ा नहीं हो, तो वो क्या कर देगा, बोला सबसे एक जैसा चार्ज करेगा। क्या वो सही कर रहा है,
हो सकता है उसके कन्वीनियंस के लिए ठीक हो कि जितनी सवारी बैठी है इंटू 5 कर दो, सबके पास पर आप 5-5 रुपए चार्ज करेगा, लेकिन वो टेक्निकली तो गलत ही कर रहा है। हम यहां पर उसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या किया, डायरेक्ट 5 रुपए 86 पैसे लिख दिए, लेकिन ये कैसे लिखे इसने ये बताया नहीं, क्योंकि इसमें दो चीजें होनी चाहिए थी, फैक्ट्री ओवरहेड और सीलिंग ओवरहेड। बस हम उसी को सुधारने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमने फैक्ट्री ओवरहेड निकाला पर आर। ऐसे ही अब मैं डिपार्टमेंट बी के लिए भी फैक्ट्री ओवरहेड निकालूंगा पर आर। अच्छा, डिपार्टमेंट बी कितने रुपए लग रहे हैं, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए लगे और काम कितनी देर हुआ है, 24,000 घंटे काम हुआ है। 0.167 कर दें इसको, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री के बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में इसमें सी डिपार्टमेंट में 1,000 रुपए है फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड का है 1,000 रुपए और 16,000 घंटे। 0.06 पर आवर, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन पर आर के बेस पर। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट ए में 10 घंटे काम हुआ है ना, तो इंटू 10 घंटे कर देंगे। डिपार्टमेंट बी में 4 घंटे हुआ है तो इंटू 4 घंटे कर देंगे। डिपार्टमेंट सी में 8 घंटे हुआ है तो इंटू 8 घंटे कर देंगे। अब जैसे ना एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझो, शर्ट पे भी बटन लग रहा है और कोट पे भी बटन लग रहा है, लेकिन शर्ट और कोट के बटन की वैल्यू एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी नहीं है। अच्छा, दोनों की वैल्यू अगर एक जैसी नहीं है और टेलर बचने के लिए क्या करना चाह रहा है, दोनों की वैल्यू एक जैसी रख देता है, बोल देता है 5 रुपए पर बटन, ठीक है। तो वो आसान बना रहा है अपने लिए, खुद के लिए वो आसान बना रहा है, लेकिन वो गलत कर रहा है। ये हम बस उसी गलती को सुधार रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो, फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन नोट डाउन कर लो। नहीं होगा, नहीं होगा। अगर तुम जॉब कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर करता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें क्या लगता है कि ये ना जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कई करोड़ों कैलकुलेशन हो रही है, लाखों करोड़ों कैलकुलेशन हो रही है, आदमी बैठ के कर रहा है उसको? नहीं, सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है। आजकल सॉफ्टवेयर भी तो बीआई है, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है आजकल तो। एआई, बीआई, एमएल, तुम पढ़ोगे ये सब चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तुम ये सब चीजें पढ़ोगे। पहले है ना ऑफिस में बैठ के एक बंदा बैठा रहता था, सिक्योरिटी गार्ड ही मान लो तुम उसको एक तरह से, वो बैठा रहता था ऑफिस में, कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आ रहा है कितने बजे जा रहा है उसकी एंट्री करवाता था। मुनीम मान लो, लेकिन बहुत सारे जगह तो सिक्योरिटी गार्ड ही करवा लेता था। आज क्या होता है, आज सब कुछ हो गया ना ऑटोमेटिक, अपने आप ही एंट्री होती है। और इवन है ना, पता है आजकल बहुत सारे ऑफिस में तो पंचिंग की भी जरूरत नहीं है, पंचिंग की भी जरूरत नहीं है, आईडी कार्ड स्कैन की भी जरूरत नहीं है। ऊपर है ना, जैसे तुमने वो देखा है ना, वो टोल पे वो लगे रहते ऊपर कैमरा, वो तुम्हारा वो जो स्कैन कर लेते हैं तुम्हारे उसके ऊपर, फास्टैग स्कैनर। ऐसे है ना ऑर्गेनाइजेशन ने लगा रखे फेस स्कैनर्स। तुम बस ऑर्गेनाइजेशन के गेट में एंटर करोगे, वो स्कैन कर लेगा तुम्हें कि कब आए हो और कब छोड़कर जा रहे हो, ठीक है। तो वो इस तरह से चलता है। पंच कार्ड का भी मैनिपुलेशन कर सकते हो ना तुम आज नहीं जा रहे हो, अपने दोस्त को दे दो पंच कार्ड, वो करके पंच करके निकल जाएगा। फेस वाले का क्या करोगे, ठीक है, फिर तो तुम्हें वो पिक्चर बनानी पड़ेगी। वो थी ना टॉम क्रूज वाली मिशन इम्पॉसिबल, वो उसकी वो मशीन लेकर आनी पड़ेगी, उसका फेस बनाना पड़ेगा ना, वो वाला सब कुछ करना पड़ेगा। अरे आई स्कैन, फेस स्कैन, आजकल तो है ना, तुम देखना प्रयाग में वो जो कैमरा यूज है ना, वो सब एआई वाले कैमरा है, ठीक है। प्रयाग में भी यूज किए जा रहे हैं ना, एआई वाले कैमरा है सारे के सारे। वो आग लगी थी
अभी, है ना वो, तो उसमें ना 1,000 लोगों को नोटिस भेज दिया उस कैमरा को यूज करके कि कौन कौन संदिग्ध है, उन लोगों को सबको नोटिस भेज दिया कि बोला आओ कोर्ट में, यानी पुलिस थाने में आके बताओ। सब कैमरा स्कैन कर रहा है वहां पर है ना, लोग मिल नहीं रहे है ना, जैसे मान लो कि छोटे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं तो कैमरा से ढूंढ लेते हैं वो लोग, एआई वाले कैमरा से ढूंढ लेते हैं वो सब कुछ, वो सारा ट्रैक करते हैं कि कहां पे जा रहे हो, किस तरह से जा रहे हो। अब ठीक है, अब तुम टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो खर्चे तो होंगे ही, कमाएंगे भी और आसान भी तो हो रही है चीजें वहां पर। पूरी यूएस की पॉपुलेशन है 34 करोड़, ठीक है, यहां पर अब तक आ गए होंगे 15-20 करोड़ के आसपास लोग। तो अभी कल बड़ा है वहां पर, नहीं परसों है बड़ा, 29 तारीख का बड़ा, तो और भी ज्यादा लोग आएंगे। अब इतना सारे लोगों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। अब जाऊंगा ना 6-7 तारीख के आसपास आएंगे, 6-7 तारीख के आसपास आएंगे। दूसरी बार उज्जैन में जाके आए थे पहले। महाकुंभ में तो पहली बार ही जाओगे, 144 साल में होता है। अब मान लो कि अब कोई अगले 10-20 साल में कोई दवाइयां ऐसी आ जाती है जिससे एज बढ़ना रुक जाए, ठीक है, कम हो जाए, तो सोच सकते हैं कि भाई हम 144 साल 200 साल जी लेंगे, तब बात अलग है, नहीं तो दोबारा तो नहीं है। 10-20 साल। यूनिट बेसिस पे कैसे? यूनिट तो एक ही है, एक ही जॉब कर रहे हैं। यूनिट एक डिपार्टमेंट, यूनिट तो एक ही है, तभी तो जॉब कॉस्टिंग नाम है इसका। हम एक ही जॉब की कॉस्ट बना रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो यूनिट तो एक ही है। अब ऐसे मान लो टेलर ने 2 घंटे उसको धोने में लगाए, 1 घंटा उसको कटिंग में लगाया, 3 घंटे उसको टेलरिंग में लगाया, 1 घंटा उसको प्रेस में लगाया, वो ऐसे चल रहा है। वो बन के तो एक ही कोट तैयार हो रहा है। यूनिट तो एक ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है, बस ये है। अच्छा, जैसे तुम्हारी भी क्लास तो इंटर की है, लेकिन 1 घंटे कॉस्ट की क्लास चल रही है, 2 घंटे एफएम की क्लास चलेगी, 2 घंटे एफए की क्लास चलेगी, इस तरह से होता है ना। बस वही चीज यहां पर है एक ही जॉब, बस उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में, यूनिट्स नहीं होगी यहां पर, ठीक है, यहां पे आवर ही होंगे। अच्छा, हमने देखो क्या किया है, फैक्ट्री ओवरहेड को अलग अलग कर दिया है, अब काम है सेलिंग ओवरहेड का। अच्छा, क्वेश्चन में जो सेलिंग ओवरहेड दिए हुए ना, 30,000 रुपए पूरे साल के दिए हुए, पूरे साल के। हमें हमारी जॉब के लिए निकालना है कि हमारी जॉब पर कितने सेलिंग ओवरहेड लगे, ठीक है। 30,000 रुपए पूरी साल के दिए हुए, हमें हमारे लिए कैलकुलेशन करनी है कि हमारी जॉब में कितने सेलिंग ओवरहेड लगे। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अब देखो, सेलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले ना तुम्हें एक सिंप्लीफाइड कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। तुम्हें एक छोटी सी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी यहां पर। अच्छा, पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना। पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना। अच्छा, हम ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं। कैसे? सबसे पहले देखो क्वेश्चन में मटेरियल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखो मटेरियल कितना दिया हुआ है, 77,500 का। क्वेश्चन में उसको लिखा हुआ है मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड लिखा हुआ है 77,500। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस 15,000 लिख दूं मैं तीनों डिपार्टमेंट्स की मिलाकर,
5 + 6 + 4, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस दी हुए। एग्जाम में तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा 5,000 + 6,000 + 4,000, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में, ए की 5,000, बी की 6,000, सी की 4,000, तुम ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ, तुम डायरेक्ट वेजेस में ऐसा कर सकते हो, एग्जाम में ऐसा करना ही है। ए की 5,000, बी की 6,000 और सी के लिए 4,000, और टोटल कितना हो रहा है 15,000। तुम यहां पर लिख दो, एक बार दोबारा से देख लेना, तो 5 6 4 ही है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, ये सब ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ये दोनों को ऐड करोगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, और प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 7 और 5 12, 92,500 आ जाएगी। 92,500 हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री ओवरहेड भी क्वेश्चन में 3 बार दिए हुए हैं, 2500, 4,000, 1,000। फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए 2500, 4,000, 1,000, ठीक है। डिपार्टमेंट ए के 2500, बी के 4,000, सी डिपार्टमेंट के 1,000। ये कितना हो जाएगा 7,500। अच्छा, प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड किया जाता है, प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड किया जाता है तो उसको बोला जाता है वर्क्स कॉस्ट, या इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है, और इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ रही है 1,00,000 रुपए। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं ऑफिस में होने वाले खर्चे। क्वेश्चन में है ही नहीं ऑफिस में होने वाले खर्चे, क्या दिए हुए, सेलिंग ही दिए हुए, तो बस हम इसमें ऐड कर देते हैं, सेलिंग कॉस्ट, ऐड कर देते हैं सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन में सेलिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है 30,000, सेलिंग कॉस्ट है 30,000, और ये सब ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा है कॉस्ट शीट, हम बाद में पढ़ेंगे ये सब चीजें, लेकिन ये बोला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,30,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1,30,000, ठीक है। अच्छा, अब सुनो यहां पर दो चार चीजें समझना। दो चार पॉइंट समझना। क्या ऐसा बोला जा सकता है, क्या ऐसा बोला जा सकता है, नोट डाउन मत करना ये, ठीक है, समझना। क्या ऐसा बोला जा सकता है कि सेलिंग कॉस्ट जो है ना, सेलिंग कॉस्ट कितनी है 30,000, वो मटेरियल का कितना परसेंट है, मटेरियल, देखो ऊपर मैंने सेलिंग कॉस्ट लिखी, नीचे मटेरियल लिखा, मटेरियल का कितना परसेंट है 38.73% है। अच्छा, क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या कि सेलिंग कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस का 200% है, ऐसा बोला जा सकता है? सेलिंग कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस का 200% है। अच्छा, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि सेलिंग कॉस्ट
प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट आएगा निकल के ये? (32.43% है। क्या ऐसा बोला जा सकता है कि सेलिंग कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट का 30% है? बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है यहां पर, है ना? क्या ऐसा बोला जा सकता है सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स का कुछ परसेंटेज निकल के आएगा? बोला जा सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स है। अच्छा, तुम है ना इनमें से किसी भी पॉइंट को यूज कर सकते हो, किसी भी एक पॉइंट को, सबको यूज मत कर लेना, किसी भी एक पॉइंट को यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन है ना मॉड्यूल में यूज किया जाता है हमेशा, या मॉड्यूल में, या तुम पेपर वगैरह जब तुम देखोगे ना, हम पेपर वगैरह भी करेंगे, तो मॉड्यूल पेपर में यूज किया जाता है कन्वीनियंस। कौन सा सबसे सही लग रहा है तुम्हें, देखने में आसान लग रहा है? देखो परसेंटेज देखो, 38.73%, 32.43%, लास्ट वाला भी ऐसा आएगा 24 पॉइंट कुछ परसेंट, है ना? देखने में लग रहे हैं ये दो ठीक लग रहे हैं, 200%, 30%, 200%, 30% सही लग रहे हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम देखो, क्या सेलिंग कॉस्ट इस चीज पे मैटर करती है क्या कि लेबर कितना काम कर रही है? जैसे कि क्या मेरी क्लास इस बात पे सेल होती होगी क्या कि मैं कितनी देर तक तुम्हें पढ़ा रहा हूं? नहीं, तो मेरी क्लास सेल होने के पीछे रीजन है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, कैसी क्वालिटी दी जा रही है क्लासेस की, है ना? 1000, जैसे मान लो मैं पढ़ा तो बहुत अच्छा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरी सारी क्लासेस है ना 144p में अवेलेबल है। अब देख के दिखा दो तुम मेरी क्लास, ठीक है? तुमने देखी कभी 144p पे वीडियो, है ना? एकदम घटिया क्वालिटी आ रही है। तो चाहे पिक्चर कितनी भी अच्छी हो, पिक्चर कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम उसको 144p वाली क्वालिटी में देख रहे हो ना, तो तुम्हें मजा नहीं आएगा पिक्चर देखने में। तो है ना, समझना इस चीज को, ये सेल्स होना इस चीज पे मैटर नहीं करता है कि मैं कितने घंटे तक क्लासेस ले रहा हूं, मैटर करता है कि क्लासेस की क्वालिटी कैसी है, पढ़ाने वाले टीचर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है? तो समझना, 200% वेजेस यानी मेरी सैलरी कितनी है, क्या इस चीज पर बेस्ड होगा कि कितनी सेल हो रही है? नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि जब तुम है ना, लेने को कोई सा भी ले सकते हो तुम अपने हिसाब से, तुम झगड़ा कर सकते हो इस चीज पे, लेने को कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जो मॉड्यूल यूज करता है, या एग्जाम में जब क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखाऊंगा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जिस सॉल्यूशन को या जिस टर्म को यूज करते हैं ना, वो टर्म यूज करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को यूज करते हैं। तो इसलिए जब मैं यहां पर सेलिंग कॉस्ट निकालूंगा, तो मैं सेलिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए, सेलिंग कॉस्ट कितनी है 30,000, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ रही है 1,00,000 रुपए, तो कितना आंसर आएगा इसका 30%, यानी जितनी भी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है ना, उसका 30%। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि सेलिंग कॉस्ट जो है ना, वो फैक्ट्री कॉस्ट का 30% है? जितनी भी फैक्ट्री कॉस्ट लगेगी उसका 30% निकाल देंगे, हमारी सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा बोल सकते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो, ये आप ये चीज करने से तो मना कर रहे थे अभी, आप ये बोल रहे थे कि ये परसेंटेज निकाल के डायरेक्ट मत डालो, ठीक है, हर एक जॉब के लिए अलग अलग निकालो, अलग अलग करो, है ना? मैंने बोला था अभी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा कि डिपार्टमेंट ए क्या है उसमें सेलिंग कॉस्ट में, डिपार्टमेंट बी क्या है, डिपार्टमेंट सी क्या है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, नहीं दिया हुआ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा ना। सेलिंग कॉस्ट में ये दिया हुआ है कि आवरली कितनी लग रही है, कि 1 घंटे की 5 रुपए लग रही है, 1 घंटे की 2 रुपए लग रही है, 1 घंटे की 1 रुपए लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर आवरली भी दी होती ना, तो ऊपर जो आवर्स गिवन थे मैं उन आवर्स से मल्टीप्लाई कर करके कैलकुलेशन कर लेता। यहां पर सेलिंग कॉस्ट कैसे गिवन है, होल गिवन है, और होल की कैलकुलेशन फिर मेरे पास और कोई तरीका नहीं होगा, तो मेरे को उसको किसी ना किसी के परसेंटेज पे डालना ही पड़ेगा। तो बेस्ट मेरे लिए क्या है, मैं ऐसा बोल दूं कि सेलिंग कॉस्ट जो आ रही है हमारी, वो फैक्ट्री कॉस्ट का 30% है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फैक्ट्री कॉस्ट का 30% है, दैट्स इट। लिख सकते हो, लिख सकते हो,
लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉड्यूल जैसा कर रहा है वैसा ही मैं चाहता हूं तुम करो। मॉड्यूल कर रहा है कि प्राइम, तो फिर किसी और का परसेंटेज ले लो जो तुम्हें आसान लगे, कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें किसी के लिए भी, मैं सिर्फ इतना से कह रहा हूं मॉड्यूल क्या फॉलो कर रहा है। मॉड्यूल फॉलो कर रहा है फैक्ट्री कॉस्ट को, तो मैं भी इसलिए तुम्हें फैक्ट्री कॉस्ट से ही बता रहा हूं। इतना एक बार नोट डाउन कर लो, बाकी बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट है ना, फिर कल वाली क्लास में कर पाएंगे।